गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुग़ल प्रशासन के द्वारा बनाई गई संस्थाएं, मनसबदारी एवं जागीरदारी। इस वीडियो में हम मनसबदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्क भारत में शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करने में सफल हो गए थे। उन्होंने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नए प्रयोग किए, जिनमें प्रयोग की जाने वाली उनकी मुख्य संस्था इक्ता थी, जो थोड़े परिवर्तन के साथ भारत में लागू रही। इसके बाद 1526 से 1707 ईस्वी तक भारत में मुग़ल वंश का शासन रहा। उन्होंने भी परंपरागत व नवीन तत्वों का प्रयोग किया। इन प्रयोगों में मनसबदारी व जागीरदारी विशेष थे। इन्हीं प्रयोगों के सहारे मुग़ल भारत में अपना शासन सुदृढ़ कर सके। तो इस वीडियो में हम मनसबदारी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मनसबदारी एक मुग़ल काल की सार्वजनिक सेवा थी, जिसकी प्रवृत्ति व प्रकृति सैनिक थी, लेकिन संबंधित व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं था कि वो सैनिक सेवा में है या नहीं है। मनसबदार सैनिक व असैनिक किसी भी तरह की सरकारी सेवा में हो सकता था। मुग़ल प्रशासन व साम्राज्य की अधिकतर नीतियों का आधार अकबर की नीतियाँ थी, और मनसबदारी प्रथा भी अकबर की ही देन थी। 1571 में शाहबाज खान ने मनसबदारी का विचार अकबर को दिया, जिसके अनुसार सैनिक संगठन तो मजबूत हुआ, साथ ही साथ असैनिक कार्यशैली भी मजबूत हुई। उन्होंने 1573 में रिपोर्ट ली और इसे दिल्ली व आगरा के आसपास लागू किया। 1578 तक ये पूरे साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा लागू हो चुकी थी। इसका अर्थ है, यह अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पदवी या प्रतिष्ठा। मनसब एक व्यक्ति की सरकारी सेवा में स्थिति व सम्मान को निर्धारित करता है। मनसब को धारण करने वाला व्यक्ति मनसबदार कहलाया। मनसब किसी व्यक्ति का दरबार एवं सरकारी सेवा में निश्चित एक स्थान था। अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग ढंग से परिभाषित भी किया। इरविन ने बताया कि मनसबदारी मुग़ल साम्राज्य में किसी अधिकारी का पद था, जिससे अधिकारी का वर्ग, दर्जा, वेतन व दरबार में स्थान निर्धारित होता था। श्रीवास्तव का विचार है कि मनसबदार सैनिक व सैनिक सेवा का प्रतिनिधि था। मनसबदार का पद उसकी योग्यता का सूचक था। इसकी कई श्रेणियां थी, और इसकी श्रेणियों में यानी मनसबदारों की कुल 66 श्रेणी बनाई। इनमें सबसे छोटा पद 10 के मनसब का था उच्चतम 10,000 का था। औरंगजेब के काल में 20,000 मनसब का पद भी था, और उत्तर मुग़ल काल में 40,000 और बाद में 50,000 तक भी पहुंच गया था। मनसबदारी की जो थी जात व सवार उपाधियाँ जो दी गई, तो ये महत्वपूर्ण थी, परंतु विवादास्पद भी हैं, क्योंकि इसे कई विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया। अबुल फजल ने जात व सवार के बारे में केवल यही बताया है कि समान मनसब के पद के व्यक्ति की 3 अलग अलग श्रेणियां थी। आईने अकबरी का अनुवादक ब्लॉकमैन भी यही लिखता है कि जात मनसबदार का पद है, जो उसके पास उपलब्ध सैनिक या घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। स्मिथ व इरविन ने भी इन दोनों शब्दों को अलग अलग स्पष्ट किया है। अब्दुल अजीज बताते हैं कि जात उसकी कुल सैनिक संख्या को स्पष्ट करता है, जबकि सवार मात्र घुड़सवारों की संख्या का बोध कराता है। यानी जात और सवार के बारे में सवार केवल घुड़सवारों की संख्या का जहाँ बोध कराता है, वहाँ जात उसकी कुल सैन्य संख्या को दर्शाता है। अभी भी इस बारे में बताते हैं कि जात शब्द उसकी दरबार में प्रतिष्ठा या स्थान को इंगित करते हैं, जबकि सवार उसकी सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं। तो ऊपर की सारी बातों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जात शब्द मनसबदार के स्थान व प्रतिष्ठा या पद को स्पष्ट करता है, जबकि सवार उसकी सेना में पशु पक्षी यानी पशु जैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी से जुड़ा है। इरफान हबीब का मत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। तो मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति व पदमुक्ति के बारे में जहाँ तक हमें करते हैं, तो इसकी भर्ती स्वयं सम्राट करता था, और इसके लिए भर्ती के लिए विशेष नियम का पालन होता था।
पहले व्यक्ति की योग्यता व कार्यशैली को देखते थे। संतुष्ट हो जाने पर शासक उसे एक आदेश के माध्यम से मीर बख्शी के पास भेजता था। मीर बख्शी उसके पैतृक स्थान से उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करता था। उसके बारे में सभी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के बाद मीर बख्शी उस व्यक्ति को निश्चित अवसर पर दरबार में प्रस्तुत करता था और मीर बख्शी की सिफारिश पर उस व्यक्ति को मनसब दे दिया जाता था। मनसबदार की पदोन्नति शासक की मर्जी पर निर्भर करती थी और इस पदोन्नति के अवसर भी निर्धारित किए गए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवसर था सम्राट का जन्मदिन। किसी युद्ध के विजय के उपरांत शासक के राज्यारोहण के अवसर पर या 9 रोज के उत्सव पर पदोन्नतियां दी जाती थी। तो जो मनसब की अगर बात करें तो ये 3 श्रेणियां थी। 5000 अगर मनसब की अगर 5000 का मनसब कोई है तो वो प्रथम श्रेणी का मनसब था, यानी उसके 5000 जात का मतलब हो गया उसका पद, और घुड़सवारों की संख्या थी उसके पास 5000। द्वितीय श्रेणी का जो मनसब था जिसकी जात 5000 और घुड़सवारों की संख्या 2.5 से 3000, वो द्वितीय श्रेणी का मनसब। और तृतीय श्रेणी का जो मनसब था उसका जो जात था वो 5000, लेकिन घुड़सवारों की संख्या 2000 से कम या बिल्कुल नहीं थी, वो तृतीय श्रेणी का मनसब था। तो यदि अगर श्रेणियों की अगर बात करें तो अलग अलग श्रेणियां भी इनकी बनाई गई। जैसे 10 मनसब जो था वो सामान्य नौकर, 500 का जो मनसब था वो मनसबदार कहलाया, 500 से 2500 का मनसब था वो उमरा उसे हम बोलते थे, 3000 से 4500 की मनसब का उमरा अकबर, और 5000 व उससे ऊपर का जो मनसब था वो अमीर उल उमरा कहलाता था। और इन सारी परिस्थितियों के विपरीत मनसबदार को पद से हटाने के लिए शासक अपनी मनमर्जी का प्रयोग करता था। मनसबदार द्वारा षड्यंत्र करने, विद्रोह करने, जनहित के विरुद्ध कार्य करने, राजद्रोह में शामिल होने या फिर रिश्वत आदि के इत्यादि के समय में शासक इस पर कठोर निर्णय ले लेता था। तो मनसबदार की जहाँ पद, मुक्ति, पदोन्नति, नियुक्ति, इन सब के लिए शासक स्वतंत्र था। मनसब के जो अधिकार और कर्तव्य थे तो उन जहाँ उसे काफ़ी अधिकार मिले उसे कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होता था। मनसबदार अपने क्षेत्र में तथा सेना के संदर्भ में लगभग स्वतंत्र था। शासक का कोई हस्तक्षेप नहीं था। साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था और सभी शासक उस पर पूर्ण विश्वास भी करते थे। वो अपने क्षेत्र के कल्याण व जनहित कार्यों के लिए भी उन्हें अतिरिक्त राशि देता था। वो किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए राजा उसे भेज सकता था या उसे राज्य में अपराधी डाकू को पकड़ने का कार्यभार भी उसे दिया जाता था। यदि उसे किसी भी कार्य के लिए दरबार में रखा जाता है या फिर रहने के लिए कहा जाता है तो वह शासक की आज्ञा मिलने तक वहाँ रहेगा। मनसबदारों के जहाँ वेतन की बात है तो उन्हें नकद निश्चित वेतन मिलता था। इस वेतन व्यवस्था की विशेष यह थी कि प्रत्येक मनसब को अपने अधीन सैनिकों, घुड़सवारों, घोड़ों की देखरेख भी इसी खर्च में से करनी पड़ती थी। वेतन का हिसाब किताब मासिक होता था, वर्ष में 2 बार भुगतान होता था। मनसबदारों का यह वेतन काफ़ी होता था जिसके कारण उनके खर्चे तथा जीवन शैली भिन्न थी। इनके अगर वेतन की अगर अध्ययन करें तो 5000 का जो मनसब था वो प्रथम श्रेणी वाले को 30,000, द्वितीय श्रेणी को 29,000 और तृतीय श्रेणी को 28,000 वेतन मिलता था। 3,000 का मनसब, 17,000 प्रथम श्रेणी का मनसब, 16,800 द्वितीय श्रेणी का मनसब और 16,700 रुपये तृतीय श्रेणी के मनसब को वेतन मिलता था। इसी प्रकार अगर 10 मनसब का जो पद है, जो एक सामान्य नौकर का पद था, उसे प्रथम श्रेणी का 100, द्वितीय श्रेणी में 82.5 और तृतीय श्रेणी में 75 वेतन मिलता था। तो हर श्रेणी के मनसब के पास अपने सैनिक व खर्चों को निकाल करके उसके पास काफ़ी धन बच जाता था और उसे वो अपनी अनुसार उसे खर्च करता था। उसकी शक्तियाँ असीम नहीं थी। उसकी शक्ति को नियंत्रण करने के लिए उसकी शक्ति को दुरुपयोग से रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, यानी उनका क्षेत्र एक स्थान नहीं था, समय समय पर बदलते रहते थे। सैनिक कार्य करने वाले को असैनिक कार्य करने वाले को सैनिक सेवाएं दी जाती थी। मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। उसके वंशज को अपना जीवन नए सिरे से प्रारंभ करना था।
मनसबदार के सैनिक किसी दूसरे के यहाँ से वेतन न लें या फिर मनसबदार के पास उतनी मात्रा में सैनिक हों, इसकी सूची दरबार में संपूर्ण हुलिया समेत भेजनी अनिवार्य थी। घोड़ों के बारे में धोखे से बचने के लिए दागने की प्रणाली भी अपनाई गई थी। नगद वेतन पाने वाले मनसबदारों की सेना का वर्ष में 2 बार निरीक्षण भी होता था और एक विशेष प्रकार का गुप्तचर विभाग भी था जो इन पर नियंत्रण रखता था। इसमें पैतृक तत्वों को महत्व नहीं देते थे। कोई भी मनसबदार शासक की आज्ञा के बिना किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता था। मनसबदारों के आपसी झगड़ों का निपटारा स्वयं शासक करता था। तो इस प्रकार कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जिनका पालन के बाद शासकों के द्वारा भी किया गया। इसके कुछ गुण भी थे, कुछ अवगुण भी थे। जहाँ गुणों के बारे में अगर बात करें तो इससे शासन व्यवस्था में सुधार आया। मनसबदार को पद व योग्यता के आधार पर मिलते थे और वो अपनी जिम्मेदारी से कार्य करता था। अकबर के शासनकाल में पहले कुलीनों के विद्रोह की सामान्य बात थी, लेकिन अब दोनों समस्याओं का समाधान हो गया और मनसबदार अपनी स्वामी भक्ति मात्र सम्राट के प्रति अब दिखाता था। मनसबदारों को निश्चित वेतन देते थे। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि वे शासक के द्वारा दिए गए वेतन के बिना असहाय हैं, इसलिए वह शासक के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाता था। मनसबदारी प्रथा से पहले कुलीनों के पास बड़ी बड़ी जागीरें थी। वो मौका पाते ही अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते थे। अब वो भी स्थिति नहीं रही। मनसबदारी को अपनाने से संपूर्ण राज्य में बढ़िया सैनिक व्यवस्था बन गई थी। मनसबदारी प्रथा का एक लाभ यह था कि यह सैनिक असैनिक दोनों क्षेत्रों में थी, यानी जब चाहे वो प्रशासनिक खर्च को कम कर सकता था और यह खर्चीला भी बहुत कम था। इसके कुछ दोष भी थे। मनसबदारी का उद्देश्य एक अच्छी सैन्य व्यवस्था स्थापित करना था, लेकिन कुछ समय बाद यह मात्र एक कल्पना का बिंदु रह गई। मनसबदारों द्वारा बेईमानी और धोखे के साधनों का खुलकर प्रयोग किया जाने लगा। मनसबदार को इस बात का ज्ञान था कि शासक को किन 2 दिनों में सेना का निरीक्षण करना है। मनसबदारी प्रथा के प्रारंभ में घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रचलन किया गया, जिसके कारण धोखा न हो, परंतु दागने की प्रथा व्यापक स्तर पर लागू न हो सकने के कारण 10-10 मनसबदारों की सेना में निरीक्षण की भूमिका निभाता था। एक घोड़ा घूमता रहता था। मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत सैनिकों की स्वामी भक्ति मनसबदार के प्रति थी, न कि शासक के प्रति। ये भी शासन को कमजोर करने वाला था। मुगल सेना को विभिन्न अभियानों पर भेजा जाता था। यह सेना किसी एक मनसबदार की नहीं थी, बल्कि कईयों की थी, तो इनमें आपसी तालमेल की कमी बन जाती थी। सभी मनसबदार एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। मनसबदार मुगल काल में बहुत अधिक वेतन प्राप्त करते थे। दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि किसी भी मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जब्त हो जाया करती थी। तो अब मनसबदार अपने उच्च वेतन का प्रयोग करते थे और वो उसे ऐश्वर्य विलासिता के जीवन में उस धन को बर्बाद कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो बहुत सारे दोष थे। इन सारे दोषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ अच्छाइयाँ थी वहाँ मुगल प्रशासन का आधार स्तंभ भी बनी, वहीं अपनी बुराइयों के कारण भी राज्य का पतन का भी कारण बनी। मूल्यांकन की अगर बात करें तो यह मुगल सैनिक व सैनिक प्रशासन का आधार थी। यह भारतीय संदर्भ में एक नया प्रयोग था। इसमें कई तरह के तत्वों का समावेश था जो भारतीय जरूरत के अनुरूप सही प्रमाणित हुए। इस प्रथा का सही प्रारंभ अकबर के काल में हुआ और इसने बाद के शासकों ने इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। प्रारंभ में तो यह अच्छी थी, लेकिन समय के अनुसार जो है और शुरू अकबर ने इसका फल भी पाया। जैसे जैसे नेतृत्व की स्थिति व योग्यता में बदलाव आया, वैसे वैसे मनसबदारी की प्रथा जो है खराब होती चली गई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जागीरदारी प्रथा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।